दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज मैं यह चर्चा करूंगा कि उत्तर प्रदेश के नोएडा, हरियाणा के गुड़गांव और मनेसर, बिहार के बरौनी और गुजरात के मजदूरों ने आंदोलन क्यों किया। उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन का रास्ता छोड़कर हाथों में पत्थर क्यों उठाए? उन्होंने आगजनी क्यों की? उन्होंने पुलिस से और सरकार और प्रशासन से टक्कर क्यों ली? मेरा कहना है कि जल्दी ही वे मजदूर फिर सड़क पर निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? यह तो मजदूर आंदोलन की पहली छोटी सी लहर थी। बड़ी लहर तो आनी अभी तो बाकी है। मैं आपको शुरू में ही बता देता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण है सरकार की अमेरिका परस्ती। हर चीज के कारण दूरगामी होते हैं, कुछ उसके फौरी कारण होते हैं। जो फौरी कारण वो ये है सरकार की अमेरिका परस्ती। अगर नरेंद्र मोदी के माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफों के सामने सरकार ने घुटने न टेके होते और अगर खाड़ी युद्ध को नरेंद्र मोदी की मौन सहमति न होती, तो यह कहा जा सकता है कि शायद मजदूरों को यह आंदोलन इस तरह से न करना पड़ता। इन सबसे ऊपर यह बात है कि सरकार ने स्वयं अपने ही बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करके 10-10, 12-12 साल तक मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने से इनकार किया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ता रहा, तनख्वाहें उसके पीछे घिसटती रहीं। सरकार विकास की लफाजी करती रही। सरकार ने 4 जो श्रम संहिताएं बनाई थीं, उनमें मजदूरों के कल्याण और अधिकार की बातें जानबूझकर आज तक अधिसूचित नहीं की गई हैं। उन्हें धुंधलके में रखा गया है ताकि कारखानेदारों को मजदूरों का शोषण करने में आसानी हो। सबसे पहले ताजा खबर इस मामले में क्या है? घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। 2 दिन तक लगातार मजदूरों के जुझारू आंदोलन के बाद कल नोएडा के फेज 2 और सेक्टर 63, 62 और 85 के औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्रियां खुल गईं। ऐसी बात नहीं कि मजदूरों ने अपना आंदोलन बंद कर दिया हो। वे पूरे दिन कोशिश करते रहे कि आंदोलन के विभिन्न स्वरूपों का इस्तेमाल करके अपना प्रतिरोध जारी रखें। लेकिन उत्तर प्रदेश की दमनकारी पुलिस ने हर जगह पहुंचकर उनके खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया। मसलन जब मजदूरों ने सेक्टर 84 में पैदल मार्च निकालना चाहा, तो पुलिस वहां पहुंच गई और उसने बल प्रयोग करके मजदूरों को तितर-बितर कर दिया। जब सेक्टर 63 में वे गोलबंद हुए, तो एक एडीएम की अगुवाई में प्रशासन वहां भी पहुंच गया। मजदूरों की इन गतिविधियों से प्रभावित होकर नोएडा के घरों में काम करने वाले मेहनतकशों ने भी अपना आंदोलन शुरू कर दिया। इस सेक्टर 137 की एक ऊंची इमारत के सामने प्रदर्शन करने लगे। उधर ग्रेटर नोएडा में शिव नाडार यूनिवर्सिटी के सामने 50 कर्मचारी जमा हो गए और वहां भी प्रदर्शन होने लगा। इन घटनाओं से पता लगता है कि रोजमर्रा की जिंदगी से जूझते आम लोगों के मन में सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति कितना गुस्सा है। प्रदर्शनों के ताजे दौर से यह भी स्पष्ट हो गया कि जब तक मजदूर आक्रामक रवैया अख्तियार नहीं करेंगे, उनकी कोई नहीं सुनेगा। जब तक वे शांतिपूर्ण धरना देते रहे, उनकी गतिविधियां खबर तक नहीं बनी। उनके हमलावर आंदोलन के बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार कुछ चेती और वह न्यूनतम मजदूरी 3,000 रुपए बढ़ाने पर मजबूर हुई। इसके बाद तरह तरह के झूठ बोले गए, डींगे मारी गईं, डबल इंजन सरकार की दुहाई दी गई, पर यह नहीं बताया गया कि बढ़ोतरी कितने साल पहले हो जानी चाहिए थी। सरकार का दमन चक्र केवल लाठी और आंसू गैस तक ही नहीं रुका। आंदोलनकारी मजदूरों पर पाकिस्तान का एजेंट होने का आरोप भी लगाया गया। गोदी मीडिया के जलील एंकर दिन भर दावा करते रहे कि नोएडा में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर के टूल किट का इस्तेमाल किया गया है। क्या इन बातों के कोई सबूत मिले? नहीं। लेकिन पहले बाहरी तत्वों की दखलंदाजी की चर्चा हुई, फिर एक छलांग मारकर इस आंदोलन को पाकिस्तानी साजिश करार दे दिया गया। जबकि अगर यह मीडिया जरा भी कर्तव्यनिष्ठ होता, तो उसे पूछना चाहिए था कि पिछले पूरे साल में इनमें से कई मजदूरों के वेतन में महज 39 रुपए की वृद्धि कैसे हुई। इस मीडिया को यह पूछना और पता लगाना चाहिए था कि किस हक से सरकार मजदूरों को सालों साल भूली रही।
सरकार ने नई श्रम संहिता तो बना दी, लेकिन उसकी कमियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की याद उसे उसी समय क्यों आई जब हालात काबू से बाहर चले गए। दोस्तों, मजदूरों की दरिद्रता, बेचारगी, बदहाली और मजबूरियों की यह कहानी अक्सर हिंदुत्ववादी राजनीति की लफाजी और विकास के झूठे आंकड़ों के पीछे छुपाने की कोशिश की जाती है। आज मैं कहानी के इन छिपे हुए पहलुओं को आपके सामने पेश करूंगा। इससे मालूम पड़ेगा कि बेरोजगारी के खतरे और मामूली तनख्वाह में काम करने से पैदा हुए धीरे धीरे जमा होने वाला यह गुस्सा एक टाइम बम है जो बहुत दिनों से टिक टिक कर रहा था। खाड़ी युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट के कारण जैसे ही खाना पकाने वाली गैस का सिलेंडर 800 रुपए से बढ़कर 4000 रुपए हुआ, वैसे ही इस गुस्से को ट्रिगर पॉइंट मिल गया। जो लोग यह समझ रहे हैं कि मामला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, उनकी गलतफहमी जल्दी ही दूर हो जाएगी। यह आंदोलन फिर भड़केगा और इसमें कोई बहुत लंबा समय भी नहीं लगने वाला है। यह ठेके के मजदूरों तक भी सीमित नहीं रहेगा। इसमें नियमित रूप से वेतनभोगी मजदूर भी कूदने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे पास जगह जगह से सूचनाएं आ रही हैं। उनमें बताया गया है कि मजदूरों की तुलना में ऑन रोल कर्मचारियों का शोषण कहीं कम नहीं है। उन्हें 12 से 14 घंटे तक बिना ओवरटाइम के काम करना पड़ता है और कम करने के नाम पर संख्या में मजदूरों की संख्या घटाई जाती है और फिर उनसे अधिक काम लिया जाता है। मजदूर कम से कम ही अपनी आवाज उठा पाते हैं, लेकिन कर्मचारी को मैनेजमेंट का हिस्सा मानकर उसे मीठी बातों में उलझाकर लंबे समय तक बिना ओवरटाइम और बिना उचित सुविधाओं के काम कराया जाता रहता है। प्रत्येक वर्ष रेटिंग के नाम पर अन्य प्लांटों की तुलना में कम प्रोडक्शन, जबकि हम अपना लक्ष्य पूरा करते हैं और अधिक मैन पावर का हवाला देकर वेतन वृद्धि कम कर दी जाती है। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका मुआवजा भी कर्मचारी को औसत रेटिंग देकर ही सीमित कर दिया जाता है। अडानी सीमेंट प्लांटों में अधिकतर कर्मचारियों को थर्ड पार्टी के आधार पर रखा जाता है और कारपोरेट व्यवस्था के बारे में कौन नहीं जानता। यदि किसी एक समूह को किसी योजना से लाभ मिलता है तो अन्य समूह भी उसी रास्ते चलने लगते हैं, चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों, कायदे से जिन फैक्ट्रियों में ठेके पर मजदूर रखे जाते हैं, यह उन फैक्ट्रियों का दायित्व है कि वे खुद ठेके पर मजदूरों को भर्ती करें, क्योंकि ठेके पर मजदूरी कराने का एक कानून है और उस कानून के तहत ही भर्ती होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि वो इस तरह के ठेकेदारों से संपर्क करते हैं। फिर वे ठेकेदार मजदूरों को उन फैक्ट्रियों में भर्ती कराने के लिए ले जाते हैं। मजदूरों की ठेके पर काम करने वाले मजदूरों की भर्ती करने वाली जो एजेंसियां हैं, वो उन मजदूरों से भी कमीशन लेती हैं। ये कमीशन एक बार भी लिया जाता है और हर बार उनकी तनख्वाह में से कटौती के जरिए भी कमीशन लिया जाता है। कुल मिलाकर मजदूरों का दोतरफा शोषण होता है। कारखानेदार भी शोषण करता है और उन्हें ठेके की मजदूरी के लिए भर्ती करने वाली एजेंसियां भी उनका शोषण करती हैं। सरकार देखना ही नहीं चाहती इन हकीकतों को। अगर वह चाहे तो आसानी से पता लगा सकती है कि मजदूरों को पत्थर क्यों उठाने पड़े, आग क्यों लगानी पड़ी। नियम यह है कि न्यूनतम मजदूरी हर 5 साल के बाद बढ़नी चाहिए, लेकिन हरियाणा में यह मजदूरी 10 साल बाद बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार 2012 में यह मजदूरी बढ़ाई गई थी, यानी जब वहां गैर भाजपा सरकार थी। कायदे से योगी सरकार को 2017 में आते ही इस मजदूरी को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और जब 14 साल बाद उसने मजदूरी बढ़ाई है तो वह भी जब मजदूर हिंसा पर उतर आए। ध्यान रहे कि इस बीच में कोविड के दौरान मजदूरों की एक तबाही हो चुकी है। सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाया है। इसके आंकड़ों पर नजर डालने से हमें ये असलियत और भी ज्यादा बेरहम तरीके से दिखाई पड़ती है। इसके आंकड़ों के मुताबिक 2021 से 2026 के बीच औद्योगिक श्रमिकों के लिए महंगाई 24.8% की दर से बढ़ी। सोचिए, 24.8% की दर, अंदाज लगाइए। हरियाणा के गुरुग्राम में यह दर 27.9% है। फरीदाबाद में यह दर 27.2% है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में महंगाई की दर 27.4% रह चुकी है। दिल्ली के मजदूरों को भी यह दर झेलनी पड़ी। इसकी तुलना में हरियाणा में वेतन वृद्धि केवल 15% हुई है। दिल्ली में यह वेतन वृद्धि केवल 20% के आसपास की गई है।
उत्तर प्रदेश में यह वृद्धि कभी भी 24% के ऊपर नहीं गई। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने जानबूझकर अपने ही बनाए नियमों का उल्लंघन करके मजदूरों को महंगाई बढ़ने की दर के मुकाबले काफी कम वेतन दिया। जैसे ही नरेंद्र मोदी के माय डियर फ्रेंड ने भारत द्वारा अमेरिका को भेजे जाने माल पर टैरिफ लगाया, वैसे ही तमाम फैक्ट्रियों को लगने लगा कि उन्हें किसी न किसी तरह उत्पादन की लागत कम करनी चाहिए। जैसे ही खाड़ी युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य बंद हुआ, वैसे ही हालत और बिगड़ गई। मजदूरों को उनकी पहले से ही कम तनख्वाहें देने में देरी की जाने लगी। एलपीजी सिलेंडर काले बाजार में 4,000 तक पहुंच गया। जिन गंदे संदे कमरों में मजदूर पहले से ही बहुत बुरी हालत में रहते थे, उनके मालिकों ने किराया बढ़ा दिया। ठेलों और रेहड़ियों पर बिकने वाले पके पकाए खाने के दामों में भी जबरदस्त उछाल आया। मजदूरों के मन में एक और बड़े कारण से ये नाराजगी पक रही थी। नवंबर 1925 में सरकार ने नई श्रम संहिता बनाई। दिसंबर में उसे लागू कर दिया गया। मजदूरों को उम्मीद थी कि इस श्रम संहिता के कारण उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी को 20,000 रुपए का न्यूनतम वेतन समान रूप से देने का दावा अभी कल ही एक बार फिर से ठुकराया है। मजदूरों का साफ तौर पर कहना है कि 26 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार ने एक विज्ञप्ति के जरिए दावा किया था कि एरिया ए के तहत इमारती काम में लगे हुए, सफाई करने वाले, माल चढ़ाने उतारने वाले अकुशल मजदूर को 783 रुपए प्रतिदिन यानी 20,358 रुपए प्रतिमाह का वेतन प्राप्त होगा। जो 4 श्रम संहिताएं बनाई गईं, उनमें मजदूरों के काम के घंटों और उनके आराम के अधिकार के प्रति एक तरह की अस्पष्टता रखी गई, जानबूझकर रखी गई। दिसंबर 1925 में बनी इन 4 श्रम संहिताओं के अंतिम नियम आज तक प्रकाशित नहीं किए गए हैं। इससे पहले का जो फैक्ट्री एक्ट था, उसमें इस तरह की बातें स्पष्ट थीं, लेकिन उसका स्थान लेने वाली संहिताओं में ये बातें साफ नहीं है। सरकार कहती है कि वह इन बातों के बारे में अलग से अधिसूचना निकालेगी, लेकिन वह अधिसूचना कब निकलेगी, वह आज तक नहीं निकली। इसी का फायदा उठाकर कारखानेदार मजदूरों का शोषण बेरोक टोक तरीके से करते रहते हैं। सवाल यह है कि सरकार क्या चेतेगी? मेरा मानना है कि नहीं चेतेगी। वह मजदूरों के सामने 2 या 3 हजार की बढ़ोतरी के टुकड़े फेंकना जारी रखेगी। नतीजतन मजदूरों को आंदोलन करना ही पड़ेगा। भारत के औद्योगिक हलके उबल रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पिछले 10 साल से भारत में किसी भी तरह के वेतनभोगी की तनख्वाह वहीं की वहीं रुकी हुई है। जाहिर है कि जब तक सत्ताधीशों की कुर्सी नहीं कांपेगी, तब तक तनख्वाहें भी आगे नहीं बढ़ेंगी। दोस्तों, इस पूरी समस्या की जड़ में एक और समस्या है, और वो है हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन का नाकाम हो जाना। जब से 1990 में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई है, तब से लगातार शासन में बैठे सत्ताधारियों ने कोशिश इस बात की है कि मजदूर आंदोलन निष्प्रभावी हो जाए। इसमें वामपंथी पार्टियों की विफलता भी शामिल है, समाजवादी दलों की विफलता भी शामिल है कि वे अपनी मजदूर यूनियनों को नए बदलते हुए समय के अनुसार एक नए तरह के आंदोलन का वाहक नहीं बना पाए। आज हमारे देश में पुराने तरीके के न मजदूर आंदोलन होते हैं और न ही किसान आंदोलन होते हैं। किसान आंदोलन ने एक करवट बदली थी और 1 साल तक उन्होंने दिल्ली को घेरे रखा। किसान आंदोलन बीच बीच में अपने तेवर दिखाता रहता है। मजदूरों ने बहुत लंबे अरसे बाद अपने तेवर दिखाए हैं, और ये तेवर किसी संगठित एक मजदूर यूनियन द्वारा चलाई गई या किसी बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा चलाई गई गतिविधियों के कारण नहीं आए हैं। ये मजदूरों की अपनी पहलकदमी के कारण ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं। ऐसा समझा जाता है कि इन घटनाओं और इन आंदोलनों के गर्भ से एक नए तरह का मजदूर आंदोलन जन्म ले सकता है, जो कि उद्योगपतियों और सरकार के बीच में जो एक नापाक समझौता हो चुका है, उस समझौते के ऊपर अपना प्रहार करेगा और अपने हितों के लिए संघर्ष करेगा, एक नए तरीके से, एक ऐसे तरीके से जिसमें समाज के अन्य तबके भी उसके संघर्ष में शामिल हो सकें और उसकी धमक केवल वेतन और भत्ते बढ़ाने तक ही सीमित न रह जाए,
बल्कि चुनाव में सत्ता बदलने तक भी उसकी धमक जाए। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरी वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।